नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट के लेक्चर में हमने बात किया था 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के साथ। तो चलिए, हमेशा की तरह आप कॉपी और कलम निकाल लें और आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलें ताकि आप उसे एक लंबे समय तक याद करके रख सकें। तो देखिए, 1853 के चार्टर एक्ट की शुरुआत करें इससे पहले आपको 1833 के चार्टर एक्ट का रिवीजन करना जरूरी है। देखिए, यदि 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में राजनीतिक एवं व्यापारिक अधिकार कायम रखने की शक्ति दी गई थी। तो 1853 में उसका रिन्यू किया जाना था, उसका नवीनीकरण किया जाना था। तो 1833 में आए हुए चार्टर एक्ट का 1853 में नवीनीकरण किया जाना था। इसको लेकर ब्रिटेन की संसद में एक डिबेट छिड़ गया और वह जो बहस छिड़ा, उस बहस के पश्चात 1852 में 52 में ब्रिटेन में 2 कमिटीज बनाई गई और उन कमिटीज ने 1853 में एक रिपोर्ट पेश किया और उस रिपोर्ट के आधार पर ही चार्टर एक्ट 1853 को लाया गया। क्योंकि चार्टर एक्ट 1853 को लाने से पहले उन 2 कमिटीज के रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की संसद में 1853 का एक्ट पारित किया गया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1853 में क्या क्या अधिनियम पारित किए गए, क्या क्या प्रोविजंस लाए गए और इसका क्या फायदा हुआ, क्या लॉस हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, एज द टाइम ऑफ फॉर द रिन्यूअल ऑफ द चार्टर वाज अप्रोचिंग, देयर वर इंक्रीजिंग डिमांड्स इन पार्लियामेंट दैट ड्यूअल सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड शुड बी अबॉलिश्ड। अब देखो, इसकी डिमांड जैसे ही होने लगी कि भैया चार्टर एक्ट 1853 को रिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसमें एक मांग यह उठी कि ठीक है, यह तो एक अलग डिबेट का विषय है ही, लेकिन उससे पहले कंपनी का अंग्रेजी में जो द्वैध शासन चल रहा है इंग्लैंड में, उसको सबसे पहले समाप्त किया जाए। और यह माना गया कि यह मांग भी बहुत जायज मांग है, बहुत मतलब यह जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा लीगल है। It was suggested that a secretary of a state and a council should look after Indian affairs. इसमें यह बात कही गई कि अब जो है एक सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट और एक काउंसिल, बस ये 2 टीम मिलकर के जो है भारत के मामलों की देखभाल कर ले, इससे ज्यादा और तामझाम अधिकारियों की जरूरत नहीं है। In 1852, Lord Derby in the Parliament laid great emphasis on the fact that it is our duty in the name of humanity, charity, morality and religion to educate the people of India as soon as possible, keeping in mind the security, wisdom and prudence. Most of the work of inspection should be done in the cases. लॉर्ड डर्बी का यह मानना था, उन्होंने इंग्लैंड की संसद में यह बात कही कि यह हमारा मानवता, परोपकार, नैतिकता तथा धर्म के नाम पर आवश्यक कर्तव्य है कि सुरक्षा, बुद्धिमत्ता तथा विवेक को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके भारतवासियों को अपने आंतरिक मामलों के निरीक्षण का अधिकार सौंप दें। यह लॉर्ड डर्बी का मानना था और अप्रैल 1852 में 52 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उन्होंने यह बात कही थी। उसके बाद आगे की कहानी हमने बताया आपको कि 2 कमिटीज बनी और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया और उसी के आधार पर एक्ट पारित हुआ संसद में और फिर वो चार्टर एक्ट के तौर पे यहाँ भी आया। ये तमाम सारी बातें थी। यदि चार्टर एक्ट प्रोविजंस की बात कर ले हम लोग, तो देखिए, Before the Charter Act of 1853, Sindh was merged into the British Empire in 1843 and Punjab in 1849. देखो, इससे पहले कि 1853 का चार्टर एक्ट आता, सिंध को अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके अलावा
पंजाब को भी 1849 में मिला लिया था। तो धीरे धीरे कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य जो है वह बड़ा होता जा रहा था। तो एक मसला तो यह भी था कि इनको आगे दिया जाए अधिकार या नहीं दिया जाए। The British Parliament appointed 2 committees to investigate the affairs of the company, and on the basis of their report, Act 1853 was made and passed। ये तो हमने ऊपर में आपको बताया। According to this act, the company was allowed to hold the Indian territories under its control in the form of a trust on the behalf of His Majesty and his heirs, not for any fixed time but for as long as the parliament decided। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई, पहली बात इस एक्ट के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों पर अधिकार करने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन वह तभी तक करेंगे जब तक कि ब्रिटेन की संसद नहीं चाह लेती है। यदि ब्रिटेन की संसद जिस दिन चाह लेगी कि अब इसके ऊपर यानी भारत के ऊपर कंपनी का कोई राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार नहीं होगा, तो कंपनी को संसद की यह बात माननी पड़ेगी। The number of directors was reduced from 24 to 18 and 6 of them were to be nominated by the emperor। अब देखो इसमें दूसरा जो प्रोविजन है किया गया कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है घटा दिया गया। पहले 24 हुआ करते थे, अब 18 कर दिया गया, और उसमें से 6 लोग जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाना था एम्परर के द्वारा, वहां के राजा के द्वारा। जो भी कहें, राजा, एम्परर, सम्राट, जो भी आपको अच्छा लगे कह सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स अबॉलिश्ड, और नियुक्ति के मामले में जो अधिकार था डायरेक्टर को, वह अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। एंड लॉ मेंबर वाज मेड अ फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इससे पहले कि आपको पता होगा चौथे सदस्य के तौर पे एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था। यहां पर यह चेंज किया गया कि वह गवर्नर जनरल के काउंसिल का फुल मेंबर, मतलब पहले पार्ट टाइम वाला मामला था, अब फुल मेंबर जो बन गया फुल टाइम मेंबर। ठीक है, कौन? लॉ मेंबर, कोई भी विधि का जानकार व्यक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। 6 न्यू मेंबर्स वेर अपॉइंटेड इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल टू असिस्ट इन द लॉ मेकिंग, बट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैड द राइट टू वीटो द लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल। इनको नियुक्त तो किया गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास यह वीटो अधिकार था, वीटो पावर था, वह चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, गवर्नर अपॉइंटेड फॉर बंगाल, और बंगाल के लिए एक अलग से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर अपॉइंट किया गया। ऑफ द 6 मेंबर्स, 1 वाज टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अनदर जूनियर जज एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम बंगाल, मद्रास, मुंबई एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। तो जो 6 मेंबर की बात कही गई वह 6 मेंबर यही हैं, जिसमें से एक भारत के चीफ जस्टिस हैं, एक जूनियर जज हैं, और बाकी 4 जो प्रोविंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। समझ में आई बात? मेंबर्स वेर रिक्वायर्ड टू बी सिविलियन एंड एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस इन द कंपनी। और मेंबर से एक्सपेक्ट किया गया कि आपको मेंबर तभी बनाया जाएगा जब आप सिविलियन के तौर पे रहे हैं और 10 साल मिनिमम आपने कंपनी में सेवा दी है। इस वजह से तो 1853 का चार्टर एक्ट में ये तमाम सारे बिंदुओं को शामिल किया गया। अब जैसे ही 1853 का चार्टर एक्ट समाप्त हुआ साथियों, आपको पता होगा कि 1857 में एक लड़ाई होती है जिसे कई लोग विद्रोह के तौर पे काउंट करते हैं, कुछ लोग प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, कुछ लोग उसे सेपॉय म्यूटिनी मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यह मतलब एक धार्मिक लड़ाई थी। इस तरीके से सभी लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन है। तो जैसे ही इस तरीके से हुआ तो 1857 में जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्यूशन, जो मूवमेंट, जो भी आप कह लें, वह हुआ। उसके बाद ब्रिटेन की सम्राट ने, या फिर आप जो कहो ब्रिटेन की महारानी ने, ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए, और अधिकार छीनने के पश्चात 1858 में यानी 1857 में रिवोल्ट हुआ, और 1858 में 58 में उन्होंने एक एक्ट पारित किया,
और उस एक्ट का नाम रखा भारत के शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए 1818 का अधिनियम, द एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। चलिए, इस एक्ट के तहत सबसे पहली बात क्या कही गई? सबसे पहली बात यही कही गई कि भारत का शासन जो है अब ब्रिटेन की संसद को दे दिया जाएगा। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। दिस एक्ट वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लॉर्ड पामर्स्टन इन फरवरी 1858। यानी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी पहले इस बिल को ले जाया गया था फरवरी 1858 में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन है। बिफोर दिस बिल कुड बी पास्ड, लॉर्ड पामर्स्टन्स गवर्नमेंट फेल एंड लॉर्ड डर्बी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इससे पहले कि यह बिल पारित करवा पाते लॉर्ड पामर्स्टन, उनकी सरकार गिर गई। सरकार जैसे ही गिरी तो लॉर्ड डर्बी की सरकार बनी, और लॉर्ड डर्बी की सरकार बनी उसमें डिजराली को चांसलर ऑफ एक्सचेकर बनाया गया, यानी कि अर्थ मंत्री लॉर्ड डर्बी के समय। दिस बिल वॉज पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858। इतना तारीख को जो है यह बिल पास कर गया, कहाँ? ब्रिटेन की संसद में। According to this act, the governance of India was to be run by a chief secretary of state, now known as the Secretary of State for India, and a council of 15 members was formed to assist him. यानी इस एक्ट के साथ पहली बात यह कही गई कि भारत के ऊपर जो रूल करेगा वह, मतलब रूल क्या करना, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करेगा वह एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके साथ जो है 15 मेंबर रहेंगे। 15 मेंबर की एक परिषद रहेगी जो उनकी मदद के लिए रहेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गॉट द पावर्स ऑफ बोथ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बने, इनके पास जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों का अधिकार दे दिया गया। पेमेंट कह रहा हूं, अधिकार दे दिया गया। In 1784 AD, the dual governance system implemented by Pitt's India Act was abolished। यानी कि 1784 में जो ड्यूअल गवर्नेंस लागू किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, उस ड्यूअल गवर्नेंस को यहाँ पर खारिज किया गया, समाप्त कर दिया गया। एंड ऑफ द 15 members of the council of the secretary of state, 8 were to be appointed by the crown and 7 were to be appointed बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो 8 को क्राउन अपॉइंट कर सकती थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो थे ही, और उसके अलावा जो 7 को जो है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था अपॉइंट करना। ठीक है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ दीज मेंबर्स शुड बी पीपल who have served in India for 10 years and the time of appointment they should have been from India for a maximum of 10 years। अब मतलब 10 साल मिनिमम आपको सेवा देना जरूरी था। यदि आपने 10 साल सेवा पहले से दे रखा है तभी फिर आपको यहाँ पर जो है नियुक्ति मिल सकती थी। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, और वायसराय को जो गवर्नर जनरल को यहाँ पे वायसराय का टाइटल दे दिया गया। ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, और वह जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बना, किसका? क्राउन का। यानी क्राउन को, महारानी को कुछ कहना हो इंडिया में तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? गवर्नर जनरल, जिनको अब वायसराय कहा जाने लगा 1857 के रिवोल्ट के बाद। क्लियर है? चलिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल बोर्ड की यदि बात करें तो उनको समाप्त कर दिया गया, और उनके जितने अधिकार थे वह किनको दे दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। उसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। अब देखिए, अपॉइंटमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट सिविल सर्विस स्टार्टेड बिगिन डन थ्रू ओपन कॉम्पिटिशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया डिक्लेयर्ड अ बॉडी कोऑपरेट विच कुड be sued or sued in England and India. The Secretary of India was bound to accept the opinion of the Council of India on matters relating to all India services and economy. तो 1858 के यदि अधिनियम की बात करें तो इसमें यह तमाम सारी बातें कही गई थी। इसमें एक दो बात यदि आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोवेनेंटेड COVENANTED
हाँ, NANTED, सिविल सर्विस। यहाँ पर जो है नियुक्तियों को जो है खुली प्रतियोगिता के द्वारा किया जाने लगा और गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्थापित किया गया। तो 1858 में जो अधिनियम आया वह इंडिया के बेटरमेंट के लिए था और 1853 में जो एक्ट आया था वह भी इंडिया के बेटरमेंट के लिए था। तो साथियों 1853 और 1858 हमने दो एक्ट इसमें पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। कहा गया कि द 15th मेंबर हु वाज एक्नॉलेजेबल इन द लीगल प्रोफेशन वाज इंक्लूडेड इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उस लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए एक मेंबर को रख लिया गया है, मतलब यहां पर यही कर दिया गया। ठीक है। परमिशन वाज गिवन टू मेक रूल्स टू वर्क मोर कन्वीनियंटली इन द वायसराय प्रेमिसेस, और परमिशन दिया गया कि आप जो हैं मिलकर काम करेंगे और वायसराय के जो प्रेमिसेस हैं उसके आधार पर भी आप करेंगे। इस चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, लॉर्ड कैनिंग क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड असाइंड देम टू डिफरेंट मेंबर्स, दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग ने जो है क्या किया, अलग अलग विभाग खोले और अलग अलग लोगों को असाइंड कर दिया कि भैया आपको ये विभाग देखना है, आपको ये विभाग देखना है। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है ये काम हुआ। उसके अलावा स्कॉलर्स लाइक जॉन स्टुअर्ट मिल प्रेज इट ओपनली, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है इस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा प्रेज किया था, बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी उसने। तीसरा, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें उसका विस्तार तो किया ही गया, लेकिन मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्य की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। उसके अलावा यह भी कहा गया कि इसमें से जो आधे वह लोग होंगे जो गैर सरकारी होंगे, आधे वह लोग होंगे जो गैर सरकारी होंगे, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। यहां तक समझ में आई बात? चलिए, according to this act the Bombay and Madras provinces were again given the right to make and amend laws for themselves, but no law made by the provincial council was considered valid until the governor general gave his signature to it, used to give। इस अधिनियम के अनुसार बंबई मद्रास प्रांत को अपने लिए कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया, और इन प्रांतीय परिषदों द्वारा कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि वह गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर ले। तो 18 इसमें और कोई पॉइंट है तो देख लेते हैं। द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस विदाउट द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑर्डिनेंस। ये ठीक है, ये चलेगा। अब साथियों 1892 का एक्ट है हमारे पास, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद हम लोग 20वीं सदी में चले जाएंगे, तो लास्ट का जो है इसमें हम लोग ये पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करें तो सबसे पहली बात, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 18 to 61 is a systematic story of political discontent and movement and reform by councils. In this act, only the powers, function and compositions of the Indian Legislative Council were mentioned. And regarding the Central Legislative Assembly, it was decided that the number of additional members should be at least 10 and maximum 16. In this act, it was suggested that at least 40% of the people in the council should be non-officials. तो इसमें हम लोग ने पढ़ा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, और उसके बाद 1919 का अधिनियम, और फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप कुसुम नेट क्लासेस डाउनलोड कीजिए और फिर वहां से जाकर आप पे करके जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।